तो आज से जो इंटर का सेंटअप एग्जाम शुरू होने जा रहा है, तो इसमें जो भी विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम से है, विज्ञान संकाय से हैं, उनका आज प्रथम पाली में फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री विषय का एग्जाम होगा। तो आज का आपका दोनों विषय का एग्जाम का यहाँ पे प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है। इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। तो अभी के इस एक वीडियो में पूरा आपको सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और केमिस्ट्री का भी, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे। और मैं ये चीज़ें आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपको प्रश्न याद कर लेना है, क्योंकि आज का तो सेंटअप एग्जाम में चलिए आप लिख कर आ जाएंगे, तो इससे ये चीज़ें समाप्त नहीं हुआ। आपको ये प्रश्न को समझना है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम इसीलिए हो रहा है कि आपको ये भी समझना है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएगा, उसी की ये जानकारी दे रहा है, इसी पैटर्न पे इसी लेवल के प्रश्न रहेंगे। तो आपको ये बार बार रिवीजन करके याद कर लेना है। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। पूरा प्रश्न पत्र का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, जैसा कि मैं बता दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स का विषय कोड 117 है। यहाँ पे देखिए सेंटअप एग्जाम का जाएंगे तो इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। सबका विषय कोड ए ही है, तो इसमें आपको चिंता नहीं लेना है। फिजिक्स का यहाँ पे देख लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंटअप एग्जाम का आज का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 17 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 का जवाब देना है। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे, जल्दी जल्दी प्रश्न का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। आज पहले प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन ए करके आना है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। बार बार रिवीजन करके याद करते चलिएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी करे कि इसका भी सर शून्य होगा, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरे पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, जो आगे नहीं दिखाई दे रहा है मैं पढ़ दे रहा हूं कि आप सुन लीजिएगा क्या प्रश्न है कि संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 × 10⁻⁴ फैराडे। चलिए 4 पे आज प्रश्न पूछेगा आपसे कि +10 माइक्रोकूलम्ब A1 -10 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी -2.25 जूल। सीधे सीधे मैं प्रश्न का रिवीजन आपको करा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रश्न से एग्जाम होगा और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री एक क्लास में खत्म करेंगे। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो सतह के लंबवत होती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर था। छठा पे प्रश्न पूछा है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो के गुना बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन है इसका भी सही उत्तर याद करके जाना है आपको। 8 पे प्रश्न मिलेगा आज आपको कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है? तो विद्युत क्षेत्र का, तो ऑप्शन सी चीजें याद रखेंगे। 9 पे प्रश्न पूछा है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता कितना होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे इसको निकाल भी सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न था, 0.02 ओम इनवर्स हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो आगे क्या था प्रश्न, तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो 2% की वृद्धि हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 11 पे प्रश्न पूछा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न आपसे मिलेगा कि दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कौन सा है? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल तो 10⁻⁷ और 2 और पहला धारा दूसरा धारा बटा में r। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता एप्सिलॉन r क्या होता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहीं पे है, कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान तो 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए।
डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, तो डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है बराबर दिक्पात कोण वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो समदिक्पाती रेखाएं कहलाती है, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। 17 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है 18 नंबर यहाँ पे है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबक लंबाई LM में कौन सा संबंध है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 18 का जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं कि सर इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, LM बराबर 5/6 LG। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपने से पूछा है कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो संवेग की, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 23 नंबर पे प्रश्न आपसे पूछा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है, मतलब एक माध्यम में जो है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी और मुड़ जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आपका अपवर्तन। बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर में। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइए। 23 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि एक समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में संयोग करें तो उसकी फोकस दूरी, संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, तो f/2 हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई तो f0 + f ही होता है, तो ऑप्शन डी पे है, तो यही सही उत्तर याद कर लीजिएगा। जहाँ देखिए बताया भी जा रहा है कि f0 क्या है, तो अभिदृश्यक है, और f ही क्या है, तो आपके नेत्रिका की फोकस दूरी है। चलिए 25 पे प्रश्न आपने से पूछा है कि प्रकाश के रंग का क्या कारण है, तो प्रकाश के रंग का कारण है इसका तरंग दैर्ध्य। 26 नंबर प्रश्न है कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो 1 - म्यू इंटू ए होगा, तो ऑप्शन बी पे दिया है, तो यही सही उत्तर है। कह रहा है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है, अर्थात तीव्रता जो है समानुपाती है 1/r² के, तो कह रहा है इसका मतलब कि इसका मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 27 का सही उत्तर देखिए ऑप्शन ए पे है, बिंदु स्रोत के लिए कंडीशन होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, तो सोडियम का है, तो ऑप्शन ए चीजें याद रखेंगे। 29 पे प्रश्न अपने से पूछा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, तो आवेश की त्वरित गति है, इसी कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी याद रखना है आपको। चलिए 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E का अनुपात B/E का मात्रक क्या होगा, तो S मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न कह रहे किसी द्रव्यमात्मक माध्यम में विद्युत चुंबक तरंग की चाल निर्भर नहीं करती, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो इसकी तीव्रता पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कर रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो, ऑप्शन भी याद रखिएगा। 34 पे प्रश्न पूछा है कि एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो ±r हो जाएगा, ऑप्शन ए। 35 पे प्रश्न है कि दो डाइऑप्टर और -3.5 डाइऑप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो इसके संयोग की क्षमता कितना होगा, तो -1.5 डाइऑप्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि एग्जाम में 35 प्रश्न ही बनाना है, बट मैं इसमें पूरा बता दे रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आज तो आप 35 प्रश्न बना के आ जाएंगे, लेकिन ये चीजें आप याद रखेंगे प्रश्न, तब यहाँ से कुछ प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट करेगा, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा मैं फिजिक्स का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट और केमिस्ट्री का भी इसी क्लास में करा दूंगा। 36
पे प्रश्न क्या पूछा है कि खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए कौन सा इसमें से आवश्यक है, तो बड़ी फोकस लंबाई का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे प्रश्न पूछा है कि सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, देख लीजिए यही सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता घटता है। ठीक है, जब नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, घटेगा। 39 नंबर प्रश्न है प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंग दैर्ध्य के समानुपाती, मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें से, तो 1/λ4 के रूप में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 39 का डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या होता है, तो 2n+1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। चलिए 41 पे देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो 25:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि देखिए प्रश्न क्या था कि यहाँ पे 9.4 के अनुपात में है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो मरकरी ट्यूब, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक वर्ण यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि मोस्ट सुटेबल मोनोक्रोमोलाइट किस में होगा, लेजर में ना होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर क्या पूछा है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 44 नंबर प्रश्न है कि कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें किसका समूह है, इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए याद रखिएगा। 45 में प्रश्न पूछा है कि थॉमसन विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, तो इससे हम लोग ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर याद करके जाना है। 46 पे प्रश्न है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे। चलिए 47 पे प्रश्न है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है, तो ml² t इनवर्स है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा 48 पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में कौन आवेश रहित है, ठीक है, कौन चार्ज लेस होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो फोटोन कण, ऑप्शन ए याद रखिएगा। 49 पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है, ये आपसे 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा था, 1/137 होता है, ऑप्शन बी। 50 पे प्रश्न पूछा है कि Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यहाँ पे आगे प्रश्न था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, तो Z² के। आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेधम क्षमता होती है, तो लैम्डा किरण की, तो ऑप्शन डी पे है, तो यही सही उत्तर है। 52 पे प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, तो अल्फा कण आप जानते हैं मूल कण नहीं है। चलिए 53 पे प्रश्न पूछा कि कौन सबसे अस्थाई है, तो एफ ही सबसे अस्थाई हो जाएगा, ऑप्शन डी। कर डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का उपयोग हम लोग रेक्टिफायर की तरह करते हैं, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर है। एक पीएन जंक्शन में होते हैं, तो पीएन जंक्शन में धातु अर्धचालक जंक्शन होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 55 नंबर प्रश्न का। चलिए 56 नंबर पे प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है आपसे कि अर्ध तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी, तो ये 100 हर्ट्ज हो जाएगा निर्गम। चलिए NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या होता है, तो यहाँ पे प्रश्न चीजें समझ पा रहे होंगे, तो आप ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। कह रहा है 15 का द्विआधारी किसके समतुल्य है, तो ये ऐसे निकालेंगे तो ये आपका 4 प्राप्त होगा, तो उसमें 2 बैठा दीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न है टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति का प्रसार होता है, तो 30 से 300 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 60 पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, तो f बराबर f1 f2 बटा f1 प्लस f2। 61 पे प्रश्न है कि यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है। तो s/2 का कोणीय संवेग से प्रश्न है, ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। चलिए 63 पे प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम तो सतत होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज बीच के बीच की कलांतर का वाटहीन घटक क्या होगा, तो I sin 5 हो जाएगा। 65 पे प्रश्न पूछा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो शून्य होता है। ठीक है, ये तो काफी आसान प्रश्न था। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होगी, तो स्थिर होता है इसकी प्रवृत्ति, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 67 पे आज प्रश्न मिलेगा कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.5 × 10⁻18। चलिए 68 पे प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बी अवस्थित, यहाँ पे अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा का बल आघूर्ण मतलब टॉर्क का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए होता है। देखिए तो सीधे सीधे फार्मूला है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो इसकी माध्य आयु 2309 वर्ष। ठीक है, आंसर 70 पे है प्रकाशिक तंतु की बैंड की चौड़ाई, तो प्रकाशिक तंतु की बैंड की जो चौड़ाई होता है वो आपका 100 गीगाहर्ट्ज होता है, तो ऑप्शन डी। तो पूरा मैं 70 में 70 ऑब्जेक्टिव करा दिया, कोई 35 बना लीजिएगा। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न ये है कि इसमें 20 प्रश्न है, 10 का उत्तर देना है। पूरा प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आगे मैं सीधे उत्तर बताऊंगा क्योंकि अभी मैं इसी वीडियो में आपको केमिस्ट्री का भी पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा यहाँ पे पेपर है। फिर 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना। चलिए मैं सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आपके देखेंगे केमिस्ट्री का पूरा पेपर। अभी कहीं से एक ही क्लास में दोनों आपके विषय का सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, बार बार देखकर चीजें याद करके जाइएगा। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए। और चलिए मैं पूरा आपको सब्जेक्टिव समझाऊंगा भी। तो यहाँ पे मैं दोनों बता दे रहा हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और कैसे समझेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो AR कैरियर पॉइंट आपको गूगल सर्च बॉक्स में आना, इस चैनल का नाम सही सही स्पेलिंग ऐसा आपके स्क्रीन पे बार बार लिखा हुआ आ रहा होगा, यही स्पेलिंग टाइप करके आपको सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको आना है और इस तरह नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक चीज करके दिखा दे रहा हूँ, इसी तरह आप कीजिएगा। यहाँ पे आइएगा और क्लास 12 कैटेगरी मिल जाएगा आपको। देख लीजिए क्लास 12 कैटेगरी, इसमें देखिए अभी भौतिकी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिजिक्स का लिखा है, क्लास 12 भौतिकी का सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं। तो इस तरह आपको सिंपल सा भौतिकी वाले पोस्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए फिजिक्स एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने कुछ इस तरह ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा चीज है, यहाँ पे 70 में 70 का ऑब्जेक्टिव है, कोई 35 यहाँ से भी देख सकते हैं आप। अब देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, तो इसमें एक में पूछा था कि पारावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक पारावैद्युतांक की परिभाषा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए तीसरे पे था कि किसी कोई 10 का उत्तर देना था 20 में से, तो तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर, 5वां, 6ठा, 7वां, 10वां, 11, 12, 13 का उत्तर, मतलब पूरा 10 का उत्तर हो गया। फिर दीर्घ उत्तरीय में 3 का उत्तर लिखना था, तो यहाँ पे देखिए 1 का उत्तर है, पूरा दीर्घ उत्तरीय तो थोड़ा सा बड़ा होगा ही। फिर दूसरे का उत्तर है, फिर तीसरे का, तो पूरा देखिए 70 में 70 का सॉल्यूशन यहाँ पे फिजिक्स का अवेलेबल है, ठीक है। arcareerpoint.com वेबसाइट और क्लास 12 कैटेगरी में। अब चलिए इसी में केमिस्ट्री की हम लोग चर्चा करते हैं। पूरा मैं ऑब्जेक्टिव करा दिया फिजिक्स का और सब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने पूरा दिखा दिया उत्तर लाइव, ताकि आप देख पाए कि हाँ इसी रूप में उत्तर लिखा गया है। अब चलिए केमिस्ट्री की भी चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स के भांति भी केमिस्ट्री का देखिए आज विषय कोड 118 और इसमें भी सबका विषय कोड इसी तरह रहेगा। एक मतलब कि प्रश्न पुस्तिका सेट ये ही है। यहाँ पे सेंटअप एग्जाम का इसी प्रश्न पत्र से केमिस्ट्री का भी एग्जाम होगा, पूरा यहाँ पे चीजें हैं। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पे। यहाँ बताया जा रहा है कि सेंटअप एग्जाम का हूबहू इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। 70 तक इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है, तो सही विद्यार्थी उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। कितना होता है? 3। और कुल संख्या पूछता तो 14 होता है। यही कल के लाइव क्लास में कंफ्यूजन हो गया था, तो कुल संख्या 14 होता है और ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होता है? 3। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है तो विभिन्न दशाओं में समान गुण, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है।
तीसरा नंबर पर प्रश्न आपसे पूछा है कि काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, यहाँ पे देखिए काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की गुणवत्ता क्या होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर देंगे तीसरे का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.68। चलिए जल्दी जल्दी मैं पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन इसका भी करा दे रहा हूँ। विलायक में 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोलालता कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, तो क्वाथनांक उन्नयन जो होता है ये अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। छठा पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेंजीन और C6H5CH3। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसके 0.1 मिलीएम घोल के प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा, किसका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा, तो CaCl2 का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 8 पे प्रश्न पूछा है कि 1 फैराडे की विद्युत धारिता CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कितना तांबा मुक्त करता है, 31.76 ग्राम। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 9 पे देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए विद्युतवाहक बल का मान निम्नलिखित में से कौन होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है कि अर्धसेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि सेल अभिक्रिया का विद्युतवाहक बल बताइए, इस सेल अभिक्रिया का विद्युतवाहक बल पूछा गया है। ये आपका कितना नंबर प्रश्न था, तो 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है, सेम प्रश्न यही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.35 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जंग है, ये पूछा जा रहा है, तो जंग क्या है, फेरिक आपका हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है, कह रहे सेतु लवण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है, तो KCl का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, तो तापक्रम पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, तो ऑप्शन सी। 15 पे प्रश्न आया कि निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है, तो ए और बी दोनों भिन्नांक हो सकते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न पूछा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड कणों का गमन क्या कहलाता है, तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो वांडर वाल्स बल कार्य करता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह उत्प्रेरक कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो कोहरा आप जानते हैं लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। 21 पे प्रश्न है कि अयस्क के प्रागलन में गालक का कार्य कौन करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अशुद्धियों को दूर करना, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए थर्माइट विधि में अवकारक कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो एल्युमिनियम, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन डी पे है, तो यही सही उत्तर याद करके जाइएगा। 23 पे आज प्रश्न आपको मिलेगा कि कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है, तो कॉपर पाइराइट से कॉपर का अयस्क होगा, मतलब कि सांद्रण होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क से अभिक्रिया सोडियम साइनाइड से के विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है, मतलब कौन सी इसमें से धातु है जिसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के विलयन से कराकर हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ए जी ऑप्शन सी सही उत्तर है। अमोनिया गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा शुष्क किया जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, तो ऑप्शन डी पे है। फास्फोरस का अणु सूत्र, तो ये तो आसान है P4, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो H2S जो है वो सबसे कम वाष्पशील है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो HCl जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तरह निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो F2 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें,
29 का यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, पूछा है। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि XeF2 की संरचना तो अष्टफलकीय होता है। 31 पे प्रश्न है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन आयन रंगीन है, तो V3+। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है प्रथम संक्रमण तत्व तो एस्कैडियम है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो AG, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 33 का। 34 पे प्रश्न है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर का और Zn का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। सभी लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या उपस्थित है, मैग्नीशियम, ये तो आप जानते होंगे, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। 37 पे प्रश्न है, एग्जाम में 35 ही बनाना है, लेकिन मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं कि CuS2O4 2+ आयन की प्रकृति कैसी होगी, तो वर्ग समतलीय होगा। 38 पे प्रश्न है कि जटिल यौगिक जो है CONH3 5ClCl2 के जलीय विलयन में आयन की संख्या कितना होगा, तो 3, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है, तो CCl4 क्या है, अध्रुवीय है। 40 पे प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरोपिक्रीन बनाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे कह रहा है कि इसका IUPAC नाम बता दीजिए, तो 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि अभिक्रिया जो है ये किस मतलब कि अभिक्रिया का उदाहरण है, तो नाभिक स्नेही संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किसका उपयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। कह रहा है प्राइमरी एल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है, तो आपका प्राइमरी एल्कोहल में CH2OH, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 45 नंबर पे प्रश्न पूछा है C2H5OH एवं CH3OCH3 क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो सही उत्तर वही होगा। बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, तो पाइरोलिग्नियस अम्ल से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 47 पे प्रश्न है कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, तो ये देखिए ईथर का फंक्शनल ग्रुप यही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 48 पे प्रश्न है कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के कराने से क्या बनता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, तो ऑप्शन सी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो CnH2nO हो जाएगा। चलिए 50 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अमोनिकीय घोल को टोलॉन का अभिकर्मक कहा जाता है, तो AgNO3 का, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे इसका IUPAC नाम बताइए, ठीक है, इसका IUPAC नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो 2-मेथिल ब्यूटेन होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अभिक्रिया, ये जो है अभिक्रिया दिया है, कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 53 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर किया जा सकता है, तो फेलिंग घोल से अंतर करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 54 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल विनेगार में उपस्थित रहता है, तो एसिटिक अम्ल, तो ऑप्शन बी पे दिया है, तो यही सही उत्तर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, तो ये COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। चलिए 56 पे प्रश्न है कि कौन निर्बल है, मतलब कौन वीक एसिड है, ये आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाना है। निम्नलिखित में कौन लैक्टिक अम्ल है, तो देख लीजिए यहाँ पे लैक्टिक अम्ल कौन है, यहाँ पे चीजें आप समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन बी देखिए, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे अणु सूत्र इतना के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो सभी को निरूपित कर सकते हैं, C3HN से बिल्कुल सबको निरूपित कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। एमीन में नाइट्रोजन का संकरण क्या होता है, तो एमीन में sp3 होगा नाइट्रोजन का। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कर एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, तो C2H5OH बन जाता है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे निर्बल अम्ल कौन सा है, तो NH3 है। चलिए सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, तो ये जल योजन कहलाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 63 पे प्रश्न पूछा है कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील मूलक क्या है, तो CaOH है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो विटामिन हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं शरीर में, तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर।
यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन भी सही उत्तर था, बिल्कुल विटामिन सही उत्तर हो जाएगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं रखना है आपको। संघनन बहुलक का उत्पाद है, तो संघनन बहुलक का उत्पाद नायलॉन 66 है, ऑप्शन डी। पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबड़ मेथिल रबड़ है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 66 नंबर प्रश्न का। 67 नंबर प्रश्न है कि फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो बेकेलाइट के। चलिए 68 पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करती है, तो एंटीबायोटिक। चलिए 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में प्रायः किसका उपयोग परीक्षक के रूप में होता है, तो सोडियम बेंजोएट का परीक्षक के रूप में उपयोग होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये आपसे पूछा गया है, तो क्लोरोमेफेनिकॉल है, तो ऑप्शन डी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। पूरा मैं 70 इसमें भी ऑब्जेक्टिव बता दिया, कोई 35 बना लीजिएगा। इसमें भी देखिए 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, कोई 10 आपको बनाना है। मैं ये शुरू से ही जो 10 आपको दिखा रहा हूँ इसी का उत्तर मैं लिख दिया हूँ। चलिए मैं आगे आपको चीजें समझा भी दूंगा। और यहाँ पे देखिए इसी में से कोई भी आप बना सकते थे 10, ये नहीं जरूरी है कि जो मैं लिखा हूँ वही बनाइएगा। दीर्घ उत्तरीय इसमें भी 21 से 26 तक है, इसमें से भी कोई 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ कहाँ से इसका भी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर किस रूप में लिखा गया है। जैसे हम लोग फिजिक्स में देख रहे थे वैसे ही सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा, सेम आपको इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे देख लीजिए, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने एक एक चीज़ें लाइव करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए वेबसाइट कुछ इस रूप में ऑफिशियल ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आ जाइएगा यहाँ पे आप क्लास 12 कैटेगरी में, और क्लास 12 कैटेगरी में देखिए यहाँ पे लिखा गया था भौतिकी का, तो इस पर हम लोग क्लिक किए थे तो पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ओपन हो गया था। अब यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री का, देखिए तो फिजिक्स का यहाँ से देखिएगा और केमिस्ट्री का यहाँ पे। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह सब्जेक्टिव का भी उत्तर अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री पर जैसे मैं आपके सामने क्लिक और फिजिक्स पे, अभी मैं जब फिजिक्स का हम लोग क्लास कर रहे थे तो उस समय मैं क्लिक करके दिखाया था। तो केमिस्ट्री एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया, कब से कब तक एग्जाम होगा। पूरा 70 में 70 का सही उत्तर है, कोई 35 बना लीजिएगा। देखिए सब्जेक्टिव 1 से 20 तक पूछा था लघु उत्तरीय, 10 का उत्तर देना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुरू से ही मैं 10 का उत्तर लिख दिया हूं। और फिर 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, 3 का उत्तर। तो यहाँ पे देखिए एक पे था अभिक्रिया की कोटियों अणुकता, तो वो मैं बता दिया। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम वो भी लिख दिया हूँ। एलेडोल संघनन और पार्किन अभिक्रिया का यहाँ पे पूछा था, तो उसका भी यहाँ पे पूरा है उत्तर। तो इस तरह पूरा आपका केमिस्ट्री फिजिक्स का जिस प्रश्न पत्र से आज एग्जाम होगा मैंने पूरा सॉल्यूशन करा दिया। बाकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी से आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।